सो हाउ टू रिक्रूट 10 एजेंट्स इन 10 डेज या 10 दिनों में 10 एजेंट्स कैसे रिक्रूट किए जाए। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 6 ऐसे कुछ बेहतरीन टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनकी मदद से आप आपकी टीम में 10 दिनों में 10 एजेंट्स रिक्रूट कर पाओगे। सो आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसे कई सारे मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे ज्यादा और बेहतर एजेंट्स रिक्रूट हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 10 दिनों में 10 एजेंट्स कैसे रिक्रूट किए जाए। आई एम श्योर आपके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा कि क्या ये वाकई में पॉसिबल है। तो लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा सिंपल भी है। आज मैं जो आपके साथ टिप्स और टेक्निक्स शेयर करने वाला हूं वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कई सक्सेसफुल लोग आजमाते हैं अपनी टीम में इंश्योरेंस एजेंट्स रिक्रूट करने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं उन 6 टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप आपकी टीम में 10 दिनों में 10 एजेंट्स रिक्रूट कर पाओगे। और उसमें सबसे पहली टिप है कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस एंड नॉट एन इवेंट। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट शुरू करने से पहले आपको यह समझना होगा कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, ये कोई एक इवेंट नहीं है। जैसे हम खेतों में क्रॉप्स उगाने के लिए सीड्स पिरोते हैं पहले जमीन के अंदर, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर्स देते हैं, उसको पानी देते हैं, काफी टाइम वेट करने के बाद फिर हमारा जो क्रॉप होता है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है। उसी तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको आपका टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिलेशनशिप बिल्डिंग में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में 90 डेज पहले जो आपने काम किया होगा उसका रिजल्ट आपको आज मिलेगा। आज जो आप काम करोगे उसका रिजल्ट आपको 90 डेज के बाद मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो गेम है, ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इसमें आपको काफी ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये सोचोगे कि आज ही मैं जमीन में सीड्स डाल दूंगा, पानी भी डाल दूंगा, उस पर फर्टिलाइजर्स भी डाल दूंगा और कल सुबह मैं ये सोचूंगा कि मेरे क्रॉप्स कहाँ है, तो इस तरह से आपको उसमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस ये रिलेशनशिप का बिजनेस है और रिलेशनशिप को डेवलप होने में काफी टाइम लगता है। और हमारी दूसरी टिप है कि डोंट प्री जज। ये हमारी बहुत बुरी आदत होती है कि हम लोगों को प्री जज करना शुरू कर देते हैं। कई लोग अपने दिमाग में ही 2 लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें एक लिस्ट ऐसे लोगों की होती है कि हाँ, इन लोगों को मैं अप्रोच कर सकता हूं, और दूसरी लिस्ट ऐसी होती है कि नहीं, फॉरगेट इट, इन लोगों को तो मैं कभी अप्रोच नहीं करूंगा, ये लोग स्ट्रेट अवे मना ही करने वाले हैं। तो इस तरह से हम जब लोगों को प्री जज करना शुरू कर देते हैं तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनको हम अप्रोच भी नहीं कर पाते। ये कुछ इस तरह से होता है कि मान लीजिए आपने एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट शुरू किया है और उसमें आप नॉन वेज जरा भी सर्व नहीं करते, तो क्या इस रेस्टोरेंट की एडवर्टीजमेंट आप सिर्फ वेज खाने वाले लोगों को ही दिखाओगे या नॉन वेज खाने वाले लोगों को भी दिखाओगे? ऑब्वियसली इस रेस्टोरेंट की एडवर्टीजमेंट हम उन सारे लोगों को करेंगे जितने लोगों को हम जानते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि स्ट्रिक्टली जो नॉन वेजिटेरियन है उनके भी पहचान में कोई ऐसे लोग होंगे जो वेजिटेरियन है, तो ऑब्वियसली वो नॉन वेजिटेरियंस लोग जो है वो हमारे रेस्टोरेंट का रिकमेंडेशन शायद दूसरे उनके जो पहचान के वेजिटेरियन लोग हैं उनको कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे रेस्टोरेंट का वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा और हमें ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। और इसी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी हमें कभी भी लोगों को प्री जज करना नहीं चाहिए। जितने भी लोगों को आप जानते हो उन सारे लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए। और तीसरी हमारी टिप है, इट इज अ नंबर गेम। ये हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसके बारे में बताना है। तो जितने ज्यादा लोगों को आप अप्रोच करोगे उतने ही ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, जितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे उतने ही ज्यादा लोग आपकी टीम में ज्वाइन होंगे। और इसी वजह से कई सक्सेसफुल लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक मंत्र को फॉलो करते हैं और वो है से लेस टू मोर पीपल। इसका मतलब यह होता है कि आपको कम चीजें बतानी है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतानी है। तो अगर हमें कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम ये थर्ड पार्टी टूल्स की मदद से कर सकते हैं। अब थर्ड पार्टी टूल्स क्या होता है? थर्ड पार्टी टूल्स कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपको कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, रेडियो जिंगल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सेमिनार्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस। तो इन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। और इन टूल्स का जैसे ही आप इस्तेमाल करते जाओगे तो धीरे धीरे आपको आपका कन्वर्जन रेशियो भी पता चलने लग जाएगा।
कन्वर्जन रेशियो से मेरा मतलब है कि अगर आप 10 लोगों को मिलते हो तो आपकी टीम में आप एक को रिक्रूट कर पाते हो। तो वैसे ही अगर आपको 10 लोगों को रिक्रूट करना है तो आपको प्रोबेबली 100 लोगों को मिलना पड़ेगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं वो भी इन थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। और इन थर्ड पार्टी टूल्स को इस्तेमाल करते करते उनका कन्वर्जन रेशियो बहुत ही अच्छा हो गया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो अगर 15 लोगों को मिलते हैं तो उनकी टीम में शायद 9 लोग ज्वाइन होते हैं। और आप भी जैसे धीरे धीरे इन थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करते जाओगे, इनको किस तरह से यूज करना है ये आप समझते जाओगे, तो आपका भी कन्वर्जन रेशियो काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए हमारे तीसरे टिप में कुछ बातें हमें काफी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि सबसे पहले ये नंबर गेम है। आपको थर्ड पार्टी टूल्स इस्तेमाल करने हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओ और से लेस टू मोर पीपल। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि एमेच्योर्स कन्विंस एंड प्रोफेशनल्स फॉलो मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज। इन थर्ड पार्टी टूल्स का हमें एक्चुअल फायदा ये होता है कि हमारा फनल जो है वो फनल काफी अच्छी तरह से भर जाता है। मेरा मतलब है कि हमारा इनपुट काफी अच्छा इंप्रूव हो जाता है और उस वजह से हमारा आउटपुट भी इंप्रूव होने लग जाता है। और इसके बाद हमारी चौथी टिप है इमीडिएट फॉलो अप। अभी तक जितने भी टूल्स के बारे में हमने बात की है उनका इस्तेमाल करके हो सकता है कुछ लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो आपके पास आए कुछ क्वेरीज लेके और वो आपसे पूछे कि मुझे और जानना है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ऐसे वक्त आप क्या करोगे? ऐसे वक्त उस प्रोस्पेक्ट को कम से कम टाइम देना है और इमीडिएटली उसको फॉलो अप करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक सेमिनार लिया है और इस सेमिनार से एक इंक्वायरी आई है आपको और वो इंक्वायरी आपको कहती है कि मुझे और जानना है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ऐसे वक्त आप क्या करोगे? ऐसे वक्त ऑब्वियसली हमारे पास जो ब्रोशर होता है वो ब्रोशर हम उनको देते हैं और उनको पूछते हैं कि हम अगली बार उनको कब मिल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। हमें उनको इस तरह से पूछना चाहिए, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए और जो भी कुछ इस ब्रोशर में लिखा है उसके बारे में बात करने के लिए क्या कल सुबह मैं आपको फोन कर सकता हूं? और दूसरे दिन सुबह जब हम उनको फोन करते हैं तो ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि हाउ डू यू थिंक, आर यू इंटरेस्टेड? लेकिन ये दूसरा गलत सवाल है जो हम उनसे पूछते हैं। हमें उनको पूछना चाहिए कि इस ब्रोशर को पढ़ के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उनको क्या लगा, प्रोडक्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर दोनों। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको दोनों चीजें अच्छी लगी है, इसलिए इसका जवाब आपको या तो प्रोडक्ट मिलेगा या तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा या तो दोनों मिलेगा। आपको कोई भी जवाब मिले आपके लिए तो वो जवाब पॉजिटिव ही है। लेकिन मान लीजिए जब आप उनको फोन करते हो तो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है और वो बोलता है कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो तब आपको उनको ये कहना है कि ओके कोई बात नहीं, लेकिन इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में या इस बिजनेस में जो भी चीजें नहीं होती है क्या उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर सकता हूं? तो वो बोलेंगे श्योर, व्हाई नॉट। ये हो सकता है कि आज वो इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन 6 महीने के बाद वो शायद इंटरेस्टेड हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए। 6 महीने के बाद हो सकता है कि उसके जॉब पे कोई नया बॉस आ जाए, वो नया बॉस उसको अच्छा नहीं लगता है और अब उसको चेंज चाहिए, अब उसको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए जो उसको रेगुलर इनकम देते रहे। तो हो सकता है 6 महीने के बाद उसको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में याद आए और वो आपको अप्रोच करे। ये हमेशा याद रखिएगा कि नो मीन्स नॉट नो, इट मीन्स नॉट नाउ। और इसी के साथ हमारा टिप नंबर 5 है वर्क विद द विलिंग। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हाँ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छी है, मुझे इसको ज्वाइन करना है। लेकिन ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको ना भी बोलेंगे। तो अब ये आपका डिसीजन है कि उन ना बोलने वाले लोगों पे आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। अब टाइम इन्वेस्ट करना और टाइम वेस्ट करना इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको रिपीटेडली मना कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसको 2 या 3 बार कन्विंस करना चाहिए। उससे आगे अगर आप उसको कन्विंस कर रहे हो तो शायद ये हो सकता है कि आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी कहावत है कि इट इज डिफिकल्ट टू रेज द डेड देन गिविंग न्यू बर्थ। इसका मतलब ये होता है कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक नया बच्चा पैदा करने से। सो नाउ इट इज ऑल अप टू यू कि आपको डिसाइड करना है कि एक जो बंदा आपको रिपीटेडली मना कर रहा है उस पर आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट में से 80% लोग हैं वो हमें मना कर देते हैं। और ये ज्यादातर क्यों होता है? और वो इसलिए होता है कि शायद कई बार हम उनको मैराथन भागने की बात कर रहे हैं और वो शायद ऐसा बंदा है जो 100 मीटर्स भी रेस भाग नहीं सकता। तो जब आप उसके साथ मैराथन भागने की बात करोगे तो ऑब्वियसली वो डर जाएगा और वो ये सोचेगा कि इतनी लंबी मैराथन में कैसे भाग पाऊंगा। लेकिन अगर आप उसके साथ बात करोगे कि देख भाई हमें सिर्फ 100 मीटर्स भागना है और इस 100 मीटर की रेस में हमें इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि हमें फर्स्ट आना है, तो ये सुन के शायद आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको मना नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ बातों से आप आपका प्रोस्पेक्ट का कन्वर्जन रेशियो बढ़ा सकते हो। लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा अपना सोर्सिंग जारी रखना है
और उन्हीं लोगों को ढूंढना है जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। और हमें हमेशा हमारा सोर्सिंग जारी क्यों रखना है? यस, बिकॉज इट इज अ नंबर गेम। हमें हमेशा हमारे फनल के बारे में सोचना है। जितने ज्यादा लोगों को हम मिलेंगे उतने ही ज्यादा लोग हमारी टीम में ज्वाइन होते जाएंगे, और जितने ज्यादा लोग हमारी टीम में ज्वाइन होंगे उतना ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और इसी के साथ हमारा टिप नंबर 6 है लर्न मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज। क्योंकि मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज एक ऐसा जरिया है जो आपको हेल्प करता है कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में। और जितने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाओगे उतने ही ज्यादा लोग आपकी टीम में ज्वाइन होंगे। agentsrecruitment.com में हम ऐसी कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को काफी डिटेल में स्टडी करते हैं और हमेशा ये प्रयास करते हैं कि इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को आप तक कैसे लेके आए, जिससे इन मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को आप काफी आसानी से इंप्लीमेंट कर पाओ और समझ पाओ। जितनी भी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में हम इस चैनल पे बात करते हैं वो सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज ट्राइड एंड टेस्टेड होती है रियल लोगों पे, रियल सिचुएशन में और रियल मार्केट में। तो इसलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो टॉप परफॉर्मिंग लोग हैं उनको अपनी टीम में जब भी कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना होता है तो वो हमेशा मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज का सहारा लेते हैं। और अगर आपको ऐसी ही कई सारी स्ट्रैटेजीज और मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो आप लॉग ऑन कीजिए agentsrecruitment.com पे, क्योंकि इस वेबसाइट पे हमने ऐसी कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को 2 ट्रेनिंग मटेरियल में कंपाइल किया हुआ है, जिनका नाम है रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2। इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल को अगर आपको एक साथ डाउनलोड करना है तो हमने एक बंडल पैक क्रिएट किया हुआ है। इस बंडल पैक को डाउनलोड करते ही आपको रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 1 और रिक्रूटिंग एजेंट्स एडिशन 2 इन दोनों ट्रेनिंग मटेरियल में जितनी भी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज है ये सारी रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज एक साथ मिल जाएंगी। इन रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज को या तो फिर इस बंडल पैक को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या आपने भी कभी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज की मदद से अपने टीम में कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने का ट्राई किया है? अगर हाँ तो उसके बारे में हमें नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे कई सारे यूनिक और प्रोडक्टिव तरीकों के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।